पाठ 8। मेरे स्कूल के दिन। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल में विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियां सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सोरठ वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थी। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने हो सकते थे? मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी पर कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मेरे हाथों कोई भी ऐसा काम न हो जिससे शिक्षक को मुझे डांटना पड़े, तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया। इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते थे, व्यवस्थित रीति से काम लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना रहा कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और उसमें मुझे रुचि थी। इसके कारण हाई स्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम ही होता है। टहलना भी व्यायाम ही तो है। इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए कसरत से छुट्टी दी जाए। गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे? एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी दी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने ठीक रकम का स्मरण नहीं है का जुर्माना किया। मुझे बहुत दुख हुआ। कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूं? मन महसूस कर रह गया। रोया। समझा कि सच बोलने वालों को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी असावधानी थी। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी असावधानी थी। मुझे धुंधली सी याद है कि मैं आखिर यह जुर्माना माफ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति कर ही ली थी। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा
इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और खास करके जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नव युवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे, तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक लें और समझें कि सुंदर लेखन अच्छी विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे, तो उसके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर। इस समय के अध्ययन के दूसरे 2 संस्मरण उल्लेखनीय है। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होनी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। भूमिति के शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही न पाता था। मैं अक्सर निराश हो जाता था। कभी कभी यह भी सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी भी लाज जाती। इस भय से नीचे जाने का विचार तो छोड़ ही दिया। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा, तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। उसमें कठिनाई क्या है? उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही सरल और सरस विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने की कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत के शिक्षक बहुत बड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते हैं उतने से वे संतोष कर लेते हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी वर्ग में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुझे जो कठिनाई हो सो मुझे बता दो। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे इस तरह हार नहीं मानना चाहिए। तू फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया। शिक्षक के प्रेम की अवमानना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितना संस्कृत मैं उस समय सीखा उतना भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में जितना रस ले सकता हूँ उतना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं अधिक संस्कृत न सीख सका, क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही न चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त
हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषा की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो तो ऊपर की भाषाएं सीखना बोझ न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा को सीख लेता है उसके लिए दूसरी का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पढ़े और समझे। मंद बुद्धि, कम अक्ल, आचरण, स्वभाव, व्यवहार, गैर हाजिर, अनुपस्थित, व्यवस्थित तरीके से, कड़ा मिजाज, सख्त स्वभाव, मन मसोस कर रह जाना, मन मार कर रह जाना, असह्य, असह्य, सहन न हो सकना, होड़, प्रतियोगिता, भूमिति, ज्यामिति, अवमानना, अवज्ञा, न मानना,